आते हैं बुक पर और बुक के क्वेश्चन आंसर एक बार डिस्कस करेंगे। केवल लिखने का काम आपका जो है वो स्कूल में करेंगे अपन, जब अपन को टाइम मिल जाएगा। मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा स्कूल में, क्योंकि बहुत सभी बच्चों को बता दिया गया था कि ऑनलाइन क्लास है। तो ये केवल मैं लिखवाने का काम करूंगा स्कूल में, अगर स्कूल जब से लगना स्टार्ट हो तब से, क्योंकि अभी तो बहुत मुश्किल लग रहे हैं चांसेस कि अभी शुरू हो पाएंगे। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं? शुद्ध पदार्थ किसको बोलते हैं आप? तो आंसर क्या होगा? शुद्ध पदार्थ किसको बोलेंगे? ऐसे पदार्थ जो कि एक समान कणों से मिलकर बने होंगे, अर्थात उन कणों के भौतिक और रासायनिक दोनों ही गुण कैसे होंगे? समान होंगे। ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलेंगे? शुद्ध पदार्थ बोलेंगे। कैसे पदार्थों को बोलेंगे? ऐसे पदार्थ जो कि एक समान कणों से मिलकर बने, पूरे कण उसके एक समान होना चाहिए, और उसमें उपस्थित जितने भी कण है उसके भौतिक और रासायनिक दोनों गुण कैसे होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो तब हम बोलेंगे कि वो पदार्थ जो है वो शुद्ध पदार्थ है। तो सिंपल सा, ये तो अपन देख भी चुके हैं। उसके बाद सामांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर बताइए। सामांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर क्या है? सामांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर क्या है, बता सकते हो? अपन ने क्या घोला था, पानी में क्या घोलेंगे सामांगी मिश्रण में? तो हम शक्कर घोलें या नमक घोलें, पूरी तरह से वो घुल जाते हैं, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? सामांगी मिश्रण। फिर उसके बाद अगर विषमांगी बोले तो वो पूरी तरह से घुल नहीं पाते हैं, है ना, कुछ रह जाता है भाग, उसको हम क्या बोलते हैं? विषमांगी मिश्रण बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद ये प्रमुख अंतर, ये तो उदाहरण हो गया, मेन अंतर क्या है? तो बोलेंगे जो सामांगी होता है, सामांगी मिश्रण होता है, उसमें विलय पदार्थ पूरी तरह से घुल जाता है ना, या फिर विलायक पदार्थ में पूरी तरह से घुलने के बाद कोई भी कुछ चीज बचती नहीं है, शेष नहीं रह जाता, है ना। और जो विषमांगी होता है उसमें जो है वो कुछ ना कुछ शेष रह ही जाता है। अगर हम उसके बाद एक और अंतर बोले छानने पर, अगर हम सामांगी मिश्रण को छानते हैं तो हमको छन्नी पर कुछ भी नहीं मिलेगा, छनक पात्र पर या फिल्टर पेपर पर हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। जबकि विषमांगी मिश्रण को हम अगर छानते हैं तो जाहिर सी बात है, जैसे मान लीजिए रेत घोली आपने अगर पानी में, तो रेत घोलोगे तो क्या होने वाला? रेत घुलेगी क्या? नहीं घुलेगी। आपको कौन सा मिश्रण मिलेगा? विषमांगी मिश्रण मिलेगा। और रेत वाले पानी को आप छानोगे तो फिर से आपको रेत वापस मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी रेत आपको वापस। तो मतलब एक अंतर, दूसरा अंतर क्या हो गया? एक सामान्य मिश्रण को अगर छाने तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, जबकि विषमांगी मिश्रण को अगर छानते हैं तो हमें जो है वो जो अघुलय पदार्थ, जो घुल नहीं पाया पदार्थ, वो जो है वो हमें छन्नी पर प्राप्त हो जाएगा, फिल्टर पेपर पर प्राप्त हो जाएगा, है ना। एक अंतर तो ये हो गया। उसके बाद अगर टिंडल प्रभाव की बात करें तो सामांगी जो मिश्रण होता है, सामांगी मिश्रण में टिंडल प्रभाव नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि कणों का आकार बहुत छोटा छोटा होता है। कणों का आकार छोटा छोटा होता है तो प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं कर पाते, और वो टिंडल प्रभाव सामांगी मिश्रण में नहीं दिखाई देगा। मतलब अपन ने नमक का पानी घोला था ना, उसमें टॉर्च मारी तो वो कहाँ बिखेरता है उसको, हालांकि थोड़ी बहुत गंदगी होगी तो हो सकता है बिखेर भी दे, लेकिन रियलिटी में अगर साफ होगी शक्कर तो बिल्कुल नहीं वो बिल्कुल भी बिखेरने नहीं वाला है ना। कॉपर सल्फेट घोल देंगे तब भी हमको तो सामांगी मिश्रण मिलेगा। तो सामांगी मिश्रण में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है, मतलब टिंडा प्रभाव दिखाई नहीं देता है। विषमांगी में दिख जाएगा, क्योंकि कणों का आकार इतना बड़ा होता है कि वो अवरुद्ध कर देते हैं। लेकिन जैसा हमने विषमांगी मिश्रण का एक उदाहरण है, आटा घोला था, तो उस केस में हमको दिखाई दे सकता है, कुछ केस में नहीं भी दे सकता, जैसे रेत घोली यदि हम, है ना, कणों का आकार इतना बड़ा होगा कि प्रकाश का मार्ग कुछ हद तक दिखाई देगा, और जब रेत सेटल हो जाएगी तो उसके बाद तो बिल्कुल ही नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो फिर पानी बचेगा, डस्ट पार्टिकल रहेंगे उसमें, है ना। तो एक अंतर ये भी बोल सकते हो कि सामांगी मिश्रण में टिंडल प्रभाव होता है, विषमांगी में टिंडल प्रभाव नहीं होता है। तो ये दो तीन अंतर हो गए। पहला कौन सा हो गया? इसमें जो है वो घुली हुई चीज, विलय पदार्थ पूरी तरह से घुल जाता है सामांगी पदार्थ में, जबकि विषमांगी में क्या होता है? घुला हुआ पदार्थ पूरी तरह से नहीं घुलता है। एक अंतर तो ये हो गया। दूसरा अंतर क्या हो गया? ठनक पात में अगर इसको हम छाने, सामांगी मिश्रण को छाने तो छन्नी में हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, जबकि विषमांगी को अगर छाने तो हमें छन्नी पे जो है वो विलय पदार्थ वापस मिल जाएगा, है ना। उसके बाद तीसरा टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव सामांगी मिश्रण में टिंडल प्रभाव नहीं दिखता है, मतलब प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर नहीं होता है, जबकि विषमांगी मिश्रण में प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है, प्रकाश का मार्ग दिखाई दे जाता है, या फिर दूसरे शब्दों में बोले तो हम टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है। उसके बाद उदाहरण बोल देंगे, पानी में अगर हम शक्कर, नमक, कॉपर सल्फेट आदि घोलते हैं तो हमें सामांगी मिश्रण मिलता है, और अगर हम पानी में रेत घोलते हैं, लोहे की छीलन घोलते हैं, लकड़ी का बुरादा घोलते हैं, आटा घोलते हैं, तो इन सभी चीजों से हमें विषमांगी मिश्रण प्राप्त होंगे।
है ना। और एक और बात है, जो सामांगी मिश्रण होते हैं वो अलग अलग संघटन रख सकते हैं। मतलब हमने दो गिलास लिए थे, एक गिलास में अगर कम कॉपर सल्फेट मिलाया तो उसका रंग हल्का नीला होगा, ज्यादा कॉपर सल्फेट मिला दिया तो उसका रंग ज्यादा डार्क नीला हो जाएगा। मतलब क्या, सामांगी मिश्रण अलग अलग संघटन रख सकते हैं, उनका अलग अलग कलर हो सकता है ना। तो कलर ना बोल के उन्होंने संगठन रखा है, अलग अलग संगठन, उनके कॉन्सेंट्रेशन शांतता अलग अलग हो सकती है। शांतता बाद में पढ़ लिया था ना आपने इसी चैप्टर में, स्टार्टिंग में नहीं पढ़ा था, तो आप बोल सकते हो उसका अलग अलग जो सामांगी पदार्थ होते हैं उनके अलग अलग संगठन होता है, अलग अलग रंग हो सकते हैं, डार्क नीला, हल्का नीला, मात्रा पे डिपेंड करता है। जबकि जो विषमांगी मिश्रण होते हैं वो अलग अलग संगठन नहीं रखते हैं, वो सिंपल एक ही प्रकार का संगठन रखते हैं। रेत घोल दोगे तो चाहे रेत 1 चम्मच घोलो चाहे 2 चम्मच घोलो, पानी का रंग वैसे ही दिखाई देने वाला है, बस रेत के कणों की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, है ना। तो एक और अंतर ये भी हो गया। तो मेरे ख्याल से इतना अंतर काफी, आपको आपको रटना नहीं है, पहली बात है ना, आपको केवल समझना है। सामांगी मिश्रण का उदाहरण क्या रहेगा, पानी में आप नमक शक्कर उसको दिमाग में रखना। विषमांगी का क्या रहेगा, पानी में आप रेत दूध या फिर आटा जो घोलोगे तब तब आपको विषमांगी मिलेगा। तो उसके आधार पर आप अंतर खुद से बना लो कि भैया इसको हम छानेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, शक्कर वाले पानी को छानेंगे कुछ नहीं मिलेगा छन्नी पे, इसको छानेंगे तो हमको वो जो घोली हुई पदार्थ है वो हमको वापस मिल जाएगा। रेत हो चाहे आटा हो चाहे कुछ लोहे की छीलन हो, कुछ भी हो, वो छन्नी पर वापस मिल जाएगा, कोलाइडी कणों को छोड़कर। कोलाइडी की बात ही नहीं हो रही अभी, मोटा मोटा याद रखो। फिर उसके बाद इसके कणों का आकार क्या होता है, बहुत छोटा होता है। सामांगी मिश्रण में कणों का आकार बहुत छोटा होता है, इसमें जो है वो कणों का आकार बहुत बड़ा होता है। छोड़ भी सकते हो, टिंडर प्रभाव वाला याद रखो। सामांगी मिश्रण में टिंडर प्रभाव नहीं दिखाई देता है क्योंकि कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, जबकि विषमांगी मिश्रण में टिंडर प्रभाव दिखाई देता है क्योंकि कणों का आकार कैसा होता है, बड़ा होता है ना। टिंडर प्रभाव वाला याद रखो। अलग अलग संगठन रखते हैं सामांगी मिश्रण, अलग अलग संगठन रखते हैं क्योंकि कलर अलग अलग हो सकते हैं उसके। यहाँ पर जो है वो संगठन अलग अलग नहीं रखते, विषमांगी मिश्रण से अलग अलग संगठन नहीं रखते। और उदाहरण बोल दोगे काफी होगा इतना, आपके जितने नंबर का क्वेश्चन आना है उसके हिसाब से काफी होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। चैप्टर की शुरुआत में क्यों जा रहा हूँ मैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। बोला हुआ है उदाहरण के साथ सामांगी और विषमांगी मिश्रणों में विभेद कीजिए। तो अभी जो मैंने क्वेश्चन समझाया वो सेम टू सेम वही था, है ना, उसी का इसमें बस उदाहरण पूछे हैं, उसमें उदाहरण नहीं पूछा था तो उदाहरण अपन ने उधर ही कवर कर लिए। सेम टू सेम क्वेश्चन है, उसमें कोई भी अलग नहीं है। उसके बाद विलयन निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। तो आपको इसमें जो है वो विलयन निलंबन और कोलाइडी विलयन में अंतर बताना है कि कौन कौन से अंतर है विलयन निलंबन और कोलाइड में। तो इसमें आपको प्रैक्टिकल याद रखना पड़ेगा, जिसमें हमने एक गिलास में जो है वो शक्कर घोली थी तो उसमें विलयन प्राप्त हुआ था, एक में दूध घोला था तो उसमें कोलाइड विलयन प्राप्त हुआ था, कोलाइड प्राप्त हुआ था, और एक में आटा घोला था तो उसमें निलंबन प्राप्त हुआ था। ऐसे ही हम जो है वो टेबल बना लेंगे विलयन की, निलंबन की और कोलाइड की, और उस पर जो है वो अंतर लिखेंगे। कैसा अंतर लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कणों का आकार। कणों का आकार जो होता है विलयन में, मतलब सॉल्यूशन में शक्कर वाले, उसमें सबसे छोटा होता है कणों का आकार, और जो निलंबन होता है जिसमें आटा घोलते हैं उसमें सबसे बड़ा होता है, और जो कोलाइड होता है उसमें मध्यम आकार का होता है, विलयन से बड़ा और निलंबन से छोटा, है ना। पहला अंतर तो ये होगा कणों का आकार। दूसरा हम बात करें यदि, दूसरा प्रकाश का प्रकीर्णन करता है कि नहीं। तो प्रकाश का प्रकीर्णन, विलयन में प्रकाश का प्रकीर्णन होगा क्या, पानी में होगा प्रकाश का प्रकीर्णन, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कणों का आकार बहुत छोटा होता है, प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देगा, पानी में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। कोलाइड में होता है क्या, दूध डालेंगे और प्रकाश प्रकीर्णित होगा क्या, बिल्कुल होगा। कोलाइड में प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है, मतलब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, मतलब टिंडर प्रभाव दिखाई देता है। तीनों में से कोई सी भी बात लिख दो आप, बिल्कुल सही होगा आपका, है ना। प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वो भी लिख सकते हो, प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर होता है वो भी लिख सकते हो, टिंडर प्रभाव प्रदर्शित होता है वो भी लिख सकते हो। तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो, तीनों सेम सेम चीज है ना। कोलाइड में होता है, और जो निलंबन होता है उसमें भी दिखाई देता है। जब हम आटे को घोल देते हैं और लाइट मारते हैं तो आटे के कणों पर जो है वो अवरुद्ध करते हैं प्रकाश के मार्ग को, और प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। थोड़ी देर बाद जरूर नहीं दिखाई देगा, लेकिन हम बोलेंगे कि प्रकाश का मार्ग दिखाई तो देता है, क्योंकि थोड़ी देर बाद वो नीचे बैठ जाएगा आटा, इसलिए नहीं दिखाई देता है, लेकिन नॉर्मली हमको दिखाई देता है। इसके बाद क्या, इसके बाद और क्या बोल सकते हो, छानने पर। अगर विलयन को हम छानेंगे तो छनक पात पर कुछ भी प्राप्त नहीं होता है ना, छनक पात पर कुछ भी प्राप्त नहीं होता है।
कोलाइड के केस में भी ऐसा ही है, कोलाइड भी हम अगर छानते हैं तो हमको छनकपात पे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, लेकिन निलंबन को अगर हम छनकपात से छानते हैं तो हमें जो है वो निलंबित कण जो रहते हैं, जैसे आटे के कण जो है वो छन्नी पर प्राप्त हो जाते हैं। एक प्रमुख अंतर जो स्टार्टिंग में आपको याद रखना, सामान्य मैं क्या बता रहा था, मैं आपको विलयन, निलंबन और कोलाइडी विलयन में अंतर बता रहा था कि तीनों में अंतर क्या है। तो विलयन, निलंबन, कोलाइडी विलयन में सबसे पहला अंतर तो ये है कि सामांगी के विषमांगी। जो विलयन होता है, जिसमें हमने क्या बोला था, पानी में शक्कर घोली थी, तो वो सामांगी है कि विषमांगी, तो हमको पता चलेगा वो सामांगी मिश्रण है। तो उसके बाद अगर हमने दूध घोला था तो वो दिखता तो सामांगी है, लेकिन रियलिटी में क्या है, वो कोलाइड जो है वो विषमांगी मिश्रण होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, विषमांगी मिश्रण बोलेंगे। और जो निलंबन होता है, जिसमें आटा घोला, उसमें तो वो पूरी तरह से घुल ही नहीं पाया, तो जाहिर सी बात है वो तो विषमांगी है ही, पहले से विषमांगी है वो। तो पहला अंतर तो ये होगा। फिर उसके बाद दूसरा, आप कणों का आकार ले सकते हो। विलयन के कणों का आकार सबसे छोटा होता है, कोलाइडी कणों का उससे बड़ा होता है, और जो निलंबन होता है उसके सबसे बड़ा होता है। दूसरा ये होगा। तीसरा, छनक पात्र का ले सकते हो। अगर हम सॉल्यूशन यानी विलयन को अगर छानेंगे तो छनक पात्र पे कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। यदि हम कोलाइड विलयन को छानेंगे तो भी हमें छनक पात्र पे कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है, लेकिन निलंबन को छानेंगे, आटे वाले पानी को छानेंगे तो हमें आटा जो है वो प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल हमको निलंबित कण, उसको बोलेंगे साइंस में निलंबित कण जो है वो हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो ये एक ही आला हो जाएगा। एक और लिखेंगे, स्थायी है या अस्थायी। यदि हम विलयन को रख देते हैं तो क्या विलयन के कारण नीचे बैठ जाएंगे, शक्कर नीचे बैठ जाएगी थोड़ी देर बाद? नहीं बैठेगी। तो विलयन जो है वो स्थायी होता है, वो परमानेंट है। ऐसे ही कोलाइड भी, दूध को अगर हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो दूध नीचे बैठ जाएगा? नहीं बैठने वाला है। तो दूध भी क्या है, कोलाइड है। और निलंबन में क्या होना, अगर हमने आटा घोला हुआ है और उसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो क्या आटा नीचे बैठ जाएगा? तो हाँ बिल्कुल, आटा जो है वो नीचे बैठ जाएगा, अर्थात निलंबन जो है वो अस्थायी होता है, वो स्थायी नहीं होता है। थोड़ी देर बाद उसका वो जो आटा रहता है वो तली पर जमा हो जाता है ना। तो ये प्रमुख अंतर है, आपको याद रखना। पहली बात, तीनों के केस में सबसे पहले क्या बताना है, सामांगी है कि विषमांगी। तीनों के बारे में किस तीन के बारे में बात कर रहे हैं अपन? विलयन, कोलाइड और निलंबन, इनके बीच में अंतर बताना है। क्वेश्चन यही बोल रहा है हमसे। सबसे पहले बताना है सामांगी है कि विषमांगी। विलयन सामांगी है कि विषमांगी? सामांगी है। फिर उसके बाद कोलाइड सामांगी है कि विषमांगी? विषमांगी है। फिर उसके बाद निलंबन सामांगी है कि विषमांगी? विषमांगी है। पहले बात कर ली सामांगी या विषमांगी। फिर उसके बाद दूसरी बात करें, कणों का आकार। कणों का आकार कैसा है? तो विलयन के कणों का आकार सबसे छोटा है, कोलाइड का उससे बड़ा है, और निलंबन का सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद तीसरी बात करेंगे, छानने पर क्या होता है। तो अगर सॉल्यूशन यानी विलयन को अगर हम छानेंगे, विलयन को छानेंगे तो छन्नी पर हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। छन्नी की जगह हम शब्द यूज करेंगे फिल्टर पेपर पर, है ना। तो अगर हम फिल्टर पेपर से छानते हैं विलयन को तो हमें कुछ नहीं प्राप्त होने वाला। छन्नी भी यूज कर सकते हो आप, लेकिन थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता शायद, इसलिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन अभी के लिए छन्नी याद रखो, फिर अपन चेंज कर लेंगे आगे पढ़कर, उसको जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे। अभी छन्नी याद बोल सकते हो आप, है ना। तो छानेंगे अगर विलयन को तो छन्नी पे कुछ नहीं मिलने वाला है। कोलाइड को अगर छानेंगे तो भी कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ, निलंबन को यदि छानते हैं तो हमें छन्नी पर आटा मिल जाएगा, है ना। मैं उदाहरण से क्यों समझा रहा हूँ, ताकि आपको अंतर समझ में आए। इसके अलावा भी कुछ भी हो सकता है उदाहरण, कुछ और भी हो सकते हैं उदाहरण। मैंने आपको इससे प्रैक्टिकल करवाया, इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ। प्रैक्टिकल दिखाया है, मतलब करवाऊंगा, स्कूल में करवाऊंगा आपको। तो तीसरा तो छनकपात का होगा। चौथा क्या बोलेंगे, प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है कि नहीं। तो विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है, केंद्र प्रभाव नहीं हो रहा, प्रकीर्णन नहीं हो रहा। दूध डाला जिसमें कोलाइड विलयन, कोलाइड मिला जिसको, कोलाइड मिला हमको जिसमें, उसको हम बोलेंगे कि वो जो है वो प्रकाश का मार्ग दिखाई दे जाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, टिंडा प्रभाव दिखाई देता है। तीनों में से कुछ एक चूज कर सकते हो आप, उसके बारे में लिख दो बस काफी होगा। प्रकाश का मार्ग दिखाई दे जाता है, इतना लिख दो, है ना। और निलंबन, उसमें भी प्रकाश का मार्ग दिखाई दे देता है, हालांकि जब वो नीचे बैठ जाते कल उस कण, उसके बाद नहीं दिखाई देता, लेकिन जब वो घुली हुई अवस्था में रहता है तो दिखाई देता है। ठीक। और पांचवी बात क्या बोलोगे, स्थायी है क्या अस्थायी। तो जो विलयन होता है वो स्थायी होता है, जो कोलाइड होते हैं वो भी स्थायी होते हैं, और जो निलंबन होते हैं वो अस्थायी होते हैं। कैसे पता चल रहा है, थोड़ी देर उसको रख देंगे तो जो घोली है अपन ने चीज, वो चीज अगर नीचे बैठ जा रही है तो वो अस्थायी है, और अगर नहीं बैठ रही है तो वो स्थायी। जैसे दूध के केस में दूध के कण नीचे नहीं बैठते हैं तो वो स्थायी है, आटे के कण में नीचे बैठ जाते हैं तो वो अस्थायी है। और शक्कर जिसमें घोली उसकी तो बात ही नहीं, वो तो कभी बैठना ही नहीं है ना, शक्कर पूरी तरह से घुल चुकी है तो वो तो कभी बैठना ही नहीं, तो वो भी स्थायी है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा किस बारे में मैं चर्चा कर रहा था, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो है वो एक न्यूमेरिकल है, उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए।
तो फॉर्मूला क्या है देखते हैं, पहले न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। एक संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन जानते हो ना, मतलब उसमें विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती। विलयन किसको बोलते हैं, दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, विलय और विलायक। रिवीजन कर रहे हैं अपन एक तरह से, विलयन किससे मिलकर बना होता है, विलय और विलायक से मिलकर बना होता है। संतृप्त विलयन किसको बोलते हैं, ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है, संतृप्त विलयन कहलाता है। बोल रहे हैं एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड किसको बोलते हैं, हम जो घर में नमक खाते हैं ना, जो व्हाइट नमक खाते हो आप, या हम सभी तो खाते हैं नमक, टाटा नमक वो कंपनी का नाम है, टाटा वगैरह, बहुत सारी नमक की कंपनियां आती हैं, लेकिन जो सोडियम क्लोराइड है ये नमक का केमिकल नाम है, आप सभी को पता होना चाहिए। इसको इंग्लिश में अगर बोला जाए तो इसको NaCl बोलते हैं। क्या बोलते हैं, NaCl। तो मैं इस क्वेश्चन को जो है वो पहले स्क्रीन पर ले आता हूँ, ताकि आप लोग जो है वो इसको मतलब इसको समझ सकूं, मैं इसको सॉल्व करके बता सकूं। 2 मिनट में इसको कॉपी कर लेता हूँ पेंट की स्क्रीन पर। पेंट एक सॉफ्टवेयर है, जो बच्चे कंप्यूटर चलाते हैं उनको पता होगा, है ना। उसके लिए मैंने क्या करा, यहाँ पर ये न्यूमेरिकल ले आया। इस न्यूमेरिकल में क्या बोला है, एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम NaCl सोडियम क्लोराइड की आवश्यकता होती है। सोडियम क्लोराइड को बोलते हैं NaCl। इसका फॉर्मूला होता है, नमक का फॉर्मूला है ये, नमक का NaCl। इसमें दो तत्व विद्यमान है, Na को बोलते हैं सोडियम और Cl को बोलते हैं क्लोरीन। ये दो तत्व मिला के सोडियम क्लोराइड बनाते हैं ना, नाम जो है वो अलग हो जाता है उन तत्वों के नामों से। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला है NaCl। जनरल नॉलेज की बात है बेटा, सभी को पता होना चाहिए, कोई भी पूछ सकता है, बिल्कुल कॉमन होगा ये चीज। सोडियम क्लोराइड को बोलते हैं NaCl, है ना। नमक, खाने का नमक है, खाने का नमक का फॉर्मूला क्या है, NaCl। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। सोडियम क्लोराइड खाने के नमक का फॉर्मूला है। सोडियम, अब फिर से न्यूमेरिकल पे आते हैं। एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है। केल्विन लिखा हुआ है, तापमान लिखा हुआ है। इस तापमान पर इसकी सांद्रता ज्ञात करो, सांद्रता ज्ञात करना है। याद है सांद्रता का फॉर्मूला, अपन ने पढ़ा था विलयन की सांद्रता। पूरा नहीं लिख पाऊंगा मैं शॉर्ट में लिखूंगा। विलयन की सांद्रता बराबर से अपन ने 3 फॉर्मूले देखे थे, एक तो प्रतिशत में, 2 फॉर्मूले प्रतिशत में थे और एक नॉर्मल वाला था। तो विलयन की सांद्रता बराबर से थी विलय पदार्थ की मात्रा, विलय मतलब जो घोला जाता है, इसमें क्या घोला गया है, नमक घोला गया है, तो विलय की मात्रा डिवाइडेड बाय थी टोटल विलयन की मात्रा। विलयन मतलब विलय और विलायक दोनों को कॉम्बिनेशन में जो बना है, हमको आखिरी में जो मिला है हमें, उसको बोलते हैं विलयन। मेरे ख्याल से याद होगा, विलयन दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ मैं। विलयन जो है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, विलय और विलायक। विलयन जो है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, विलय और विलायक। विलायक क्या होते हैं, विलय क्या होते हैं, विलायक मतलब जैसे उदाहरण के लिए इधर पानी और नमक घोल रहे हैं, तो विलायक यहाँ पर ज्यादा मात्रा में जो होता है वो हो जाता है विलायक, यानी कि पानी क्या हो जाएगा, विलायक। और कम मात्रा में क्या घोला है, नमक घोला है, NaCl घोला, मैं NaCl लिखता हूँ नमक को, NaCl घोला हुआ है, तो उसका जो है वो क्या हो जाएगा, वो विलय हो जाएगा। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, नमक का पानी बनाएंगे, जो कि क्या होगा, सॉल्यूशन रहेगा, यानी कि विलयन रहेगा, जो कि क्या होगा, विलयन रहेगा। विलयन किस किस चीजों से मिलकर बना होता है, विलय और विलायक से मिलकर बना हुआ होता है। यहाँ पर विलय क्या है, NaCl है, विलायक क्या है, पानी है, विलयन टोटल मिला के हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ और आपको अब मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा इसमें। तो अब अपन न्यूमेरिकल में फिर से आ जाते हैं। तो न्यूमेरिकल में क्या बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं इसकी सांद्रता बताओ, तो विलय पदार्थ की मात्रा डिवाइडेड बाय विलयन की मात्रा, है ना। और एक और फॉर्मूला परसेंटेज में होता है, कुछ नहीं करते, मल्टीप्लाई कर देते 100 का, तो परसेंटेज में भी पता चल जाएगा हमको। हम सॉल्व करते हैं इसको। तो हमको क्या दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। आपको फॉर्मूला लिखने से पहले पहले वो लिखना है कि क्या दिया हुआ है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको जो है वो थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ताकि हम ऊपर दिया है लिख पाए। यहाँ पर लिखेंगे हम दिया है, क्या दिया हुआ है, सोडियम क्लोराइड की मात्रा, यानी कि विलय की मात्रा। यहाँ पर लिखेंगे क्या दिया हुआ, पहले लिखेंगे दिया है, इंग्लिश में भी यूज कर सकते हो आप, गिवन दैट, बिल्कुल लिख सकते हो, मैं आपके कोई नंबर नहीं काटूंगा। आप इसको लिखना शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं। आप दिया है भी लिख सकते हो, गिवन दैट भी लिख सकते हो। क्या दिया हुआ है, विलय पदार्थ की मात्रा, तो लिखेंगे विलय की मात्रा।
विलय की मात्रा, विलय की मात्रा कितनी दी हुई है, विलय मतलब नमक, कितनी दी हुई है 36 ग्राम, तो यहाँ पर मैं लिख लूंगा 36 ग्राम। उसके बाद विलायक की मात्रा कितनी है, यानी कि जल की मात्रा कितनी है, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं विलायक की मात्रा। विलायक की मात्रा मेरे को कितनी दी हुई है, 100 ग्राम दी हुई है, तो मैं लिख लूंगा यहाँ पर 100 ग्राम। फिर उसके बाद मुझे क्या बोला है, मुझे सांद्रता ज्ञात करना, तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा सांद्रता। वैसे पूरा लिखना चाहिए मेरे को, विलयन की सांद्रता, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप समझदार होते हैं ना। विलयन की सांद्रता। मीटिंग बंद हो जाए तो एक बार फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा, 40 मिनट होने वाले हैं। विलयन की सांद्रता मुझे ज्ञात करना है, तो मैं इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा लूंगा। अब मैं फॉर्मूला लिखूंगा, ये मेरे पास फॉर्मूला है, विलयन की सांद्रता बराबर से विलय की मात्रा बराबर से विलयन की मात्रा। विलय की मात्रा कितनी है 36 ग्राम, तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा 36 ग्राम। फिर उसके बाद विलयन की मात्रा कितनी है, विलयन की पता है क्या, नहीं हमको तो विलायक की पता है। विलयन की निकालने के लिए क्या करूंगा, 36 प्लस 100 दोनों को जोड़ दूंगा, तब तो मेरे को विलयन की मिल जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 136 ग्राम। यही होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, विलयन दोनों से मिलकर बना हुआ होगा, विलय और विलायक दोनों से मिलकर बना हुआ होगा, ये हो जाएगा 136 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, पहली बात तो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगी, बिल्कुल हो सकती है, ऐसा होता है ना। इसको हम काटते हैं यदि, तो कैसे कट जाएगा, 6 से कट रहा है क्या, 6 दूनी 12, 16 नहीं आएगा, है ना। 4 से कट रहा है क्या, 4 नमा की 36, 4 तिया 12, 4 चौके 16, बिल्कुल कट रहा है, तो 4 से काट देंगे, तो ये हो जाएगा 4 नमा की 36, इसको काटेंगे तो 4 तिया 12, बचा 1, 4 चौको 16, ये कितना हो जाएगा 9/34। 9/34 मैथ्स है, अब यहाँ पर मैथ्स लग रही है प्योर फॉर्म में, मैं इसमें मैथ्स की रूल्स लग रहे हैं, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा ज्यादा मदद, आपको मैथ्स आती है मेरे ख्याल से, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ। 9/34 आ गया। अब ये कट रहा है क्या, किसी चीज से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, कुछ से नहीं कट रहा है ना, तो हमको जो है वो क्या करना पड़ेगा, इसको भाग ही देना पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो भाग देने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 34, भाग का साइन बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 9, है ना। अब भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 0 लगा के दशमलव लगा के यहाँ पर 1 0 बढ़ाएंगे, अब जा रहा है, 34 का भाग चला जाएगा, तो अपन 30 लेके चले यदि, तो 30 दूनी 60, 30 के 90, लेकिन ज्यादा हो जाएगा अगर 34 गुणे 3 करेंगे, यहाँ पर हमको जाहिर सी बात है थोड़ी सी मेहनत ज्यादा हो जाएगी, लेकिन करना तो पड़ेगी। 4 तिया 12, एक हम पहाड़ा बना रहे हैं अपन, 34 का आता है ना पहाड़ा बनाना, 4 तिया 12 की 2, हासिल की 1, 3 तिया 9 और 1 10, 102। 102 ज्यादा हो जाएगा ना 90 से, इसलिए हम 2 का 34 गुणे 2 करेंगे, यानी 34 दूना पढ़ेंगे। 34 दूना कितना हो जाएगा, 30 30 60, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 68, है ना। तो 68 बिल्कुल हो सकता है, तो यहाँ मैं 34 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ूंगा, 2 बार पढ़ूंगा। 34 दूनी 68, यहाँ पर लिख दिया मैंने 68, 34 तिया ज्यादा हो रहा था इसलिए मैंने 34 दूनी करा, है ना। अब 90 में से 68 जाएंगे, 10 में से 8 गए 2, यहाँ पर कितना बचा 8, 8 में से 6 गए 2, 22 बचा, दशमलव लगा हुआ 1 0 बढ़ा सकते हैं, बढ़ा दिया। अब 34 दिया 102 हो रहा था, 34 का पारा और पढ़ना पड़ेगा, तो आप चाहो तो एक बार और दे दो, तो मैं जैसे 34 गुणे 6 करता हूँ यदि, 34 गुणे 6, 6 चौको 24 की 4, हासिल की 2, 6 18 और 2 20, 204, इससे 6 बार जाने पे 204 आ रहा है, 7 बार में जाहिर सी बात है ज्यादा हो जाएगा, 220 से तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 6 बार ही रखेंगे, तो 34 छंग 204। बस आगे माइनस करोगे यदि आप, तो कितना आएगा 16 आएगा, इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अपना आंसर आएगा कितना 0.26, मतलब उस विलयन की कितनी सांद्रता होगी, 0.26 की सांद्रता होगी। रफ वाले वर्ग को अपन जो है वो मिटा देंगे। क्या किया हमने, केवल 34 का भाग दिया 9 में, है ना, भाग देना आपको आता है सभी को, तो अपना विलयन की सांद्रता आ गई 0.26%। अच्छा, ये अगर परसेंटेज में पूछ लिया होता, ये अपन ने काय में निकाला, सिंपल फॉर्मूले से निकाला, विलयन की मात्रा विलायक की मात्रा से निकाला। अगर परसेंटेज में पूछा होता कि उसकी द्रव्यमान प्रतिशत निकालो, क्या पूछा होता, द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का पूछा होता, द्रव्यमान, समझ रहे हो ना, वो भावनाओं को समझो, द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए बोला होता, तो द्रव्यमान प्रतिशत के लिए अगर हम क्या करते, द्रव्यमान प्रतिशत के लिए हम फिर से वही लगाते, विलय 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 की मात्रा
डिवाइडेड बाय विलियन की मात्रा, सेम टू सेम रहता। मात्रा की जगह यहाँ पर जो है वो उन्होंने द्रव्यमान शब्द का यूज किया है, विलय का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय द्रव्यमान। गलत लिख दिया है मैंने यार, जल्दी जल्दी में कुछ भी हो रहा है। द्रव्यमान समझते हो ना कैसे लिखते हैं, विलयन का द्रव्यमान, शब्दों पे ना जाना, मेरे को आता है द्रव्यमान लिखना, द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान। बस यहाँ पर अंतर क्या जाता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 का, क्योंकि प्रतिशत निकाल रहे हैं, आपको मालूम है प्रतिशत कैसे निकालते हैं, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणित 100, आपको फॉर्मूला बताया भी मैंने। बस प्रतिशत निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कुछ नहीं करना है आपको। विलय पदार्थ का द्रव्यमान कितना था, 36 ग्राम। इसको सॉल्व करोगे तो फिर से यही आने वाला है ना, 36/136। विलयन का द्रव्यमान 136 हो जाएगा, अपन ने टोटल करना पड़ेगा दोनों का। 136 इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से यही आएगा, 9/34, है ना। यानी कि कुछ नहीं करना है आपको, जब आप आंसर निकाल चुके हो तो आप खुद से कैलकुलेटर से भी करके देख सकते हो इस सवाल को। आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका आंसर पहले आया है ना उसका, उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देना है बस। 0.26 में जब 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 26%। बस अब 26% आएगा, इतना अंतर है बस। पहले कितना आ रहा था, 0.26 आ रहा था नॉर्मल फॉर्मूले से, जब हमने प्रतिशत निकाला तो वो कितना हो गया, 26% हो गया। बस 100 का मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ भी नहीं करा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, अपन ने फॉर्मूले यूज करे हुए हैं। आपको चाहो तो मैं आपको बुक में भी दिखा दे रहा हूँ वो फॉर्मूले कहाँ मैंने आपको समझाए हैं। मेरे को जहां तक याद है मैं समझा चुका हूँ इस बारे में। ये देखो यहाँ पर अपन ने बुक में देखा था, विलियन की सांद्रता होती है, विलय इधर इक्वल टू का साइन मिस हो गया है, बुक में गलती से नहीं छपा हुआ है। विलय की मात्रा डिवाइडेड बाय विलियन की मात्रा, अपन ने पहले इस फॉर्मूले का यूज करके निकाला। फिर उसके बाद जो है वो अगर द्रव्यमान प्रतिशत पूछा होता कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, तो द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला ये है, विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणित 100। आयतन पूछा होता तो आयतन निकाल लेते। आपको शायद याद आ रहा होगा, ये वाला न्यूमेरिकल अपन ने सॉल्व भी करा है ना, उदाहरण करके भी देखा है इसका। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा था। ये होगा न्यूमेरिकल आपका। अगर ये न्यूमेरिकल बन गया तो ये सबसे ज्यादा टफ इसमें यही है, और कुछ भी नहीं है टफ इसमें, बस यही न्यूमेरिकल सबसे टफ था, जिसमें एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है। विलयन का द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, उसका सांद्रता प्राप्त करना है। विलयन की सांद्रता बराबर से विलय की मात्रा डिवाइडेड बाय विलयन की मात्रा। तो विलय कौन सा होता है, जो कम मात्रा में घोला जाता है, विलायक कौन होता है, जो ज्यादा मात्रा में घोला जाता है। और अगर विलयन की सांद्रता बोलेंगे तो विलय विलय और विलायक दोनों को जोड़ देंगे तो 136 ग्राम आएगी। बस इतना पता हो यदि आपको तो आपसे न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व होगा, है ना। तो ये हो गया आपका इस पेज के क्वेश्चन आंसर। अगले पेज पर चलते हैं अपन, कौन से क्वेश्चन आंसर है देखें। अगले अब जहां तक है अभ्यास के क्वेश्चन नहीं है, एक और है। अब क्वेश्चन लिखा हुआ पेट्रोल और मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल समझते हो ना, पेट्रोल और मिट्टी का तेल आपस में घुलनशील हैं, दोनों क्या होते हैं, घुल जाते हैं आपस में। आपसे बोल रहे हैं अगर वो दोनों घुले हुए हैं तो आप बताइए कि उस मिक्सचर को किस विधि से पृथक करोगे, आप कैसे पृथक करोगे। जबकि उन्होंने एक चीज और लिख दी है कि पेट्रोल तथा केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में क्वथनांकों में 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतराल है, ये भी बोल दिया उन्होंने। तो मैं आपको पहले तो बता दूं कि पेट्रोल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है पेट्रोल का, वो होता है लगभग लगभग 95 डिग्री सेल्सियस, है ना। पेट्रोल जो अपने यहाँ आता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मैं लिख के बता देता हूँ आपको। ये वाला क्वेश्चन मैं कॉपी कर लेता हूँ चलो, ताकि इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर सके। टाइम तो है नहीं लेकिन क्वेश्चन है ये, पेट्रोल और मिट्टी के तेल हैं आपके पास, और दोनों के जो है दोनों आपस में घुलनशील है, मतलब घुल गए हैं, पेट्रोल और केरोसिन को आपस में घोल दिया है आप। तो आप बोल रहे हैं अगर आपके पास घुले हुए हैं तो आप बताओ कैसे दोनों को अलग करोगे। तो यहाँ पर मैं आपसे बोल रहा हूँ, जो पेट्रोल का क्वथनांक होता है, जिस तापमान पर उबलना चालू कर देता है पेट्रोल, वो होता है 95 डिग्री सेल्सियस। कितना, 95 डिग्री सेल्सियस। और केरोसिन का कितना होता है, केरोसिन का होता है
लगभग लगभग ये चेंज करता है, वेरी करता है केरोसिन का, लेकिन लगभग लगभग होता है इसका 150 डिग्री सेल्सियस। केरोसिन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, उबलने का तापमान है, वो इससे पेट्रोल से कहीं ज्यादा है। वो लगभग लगभग 150 से 300 डिग्री तक वेरी करता है। अभी हम मान ले रहे हैं कि 150 डिग्री सेल्सियस होता है, अलग अलग होता है इसका तापमान, लेकिन केरोसिन का ये होता है। तो आप बताओ, आपने मेथड पढ़ी है, दो घुलनशील, दोनों आपस में घुल जा रहे हैं, पेट्रोल और केरोसिन दोनों घुल जा रहे हैं, दो घुलनशील द्रवों को पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, आपको पता है ना? वो अगर पता है तो वही इसका आंसर